हाय गाइस, मैं हूँ आपकी प्यारी राइटर और नरेटर दीक्षा पांडे। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है दीक्षा नोवेल स्टोरी पर। आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ, द डेविल प्रिंसेस। ये एक डार्क रोमांस और रिवेंज स्टोरी है। इस स्टोरी में बहुत सारे राज खुलते हैं और ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, द डेविल प्रिंसेस। उस रात सिर्फ एक बच्ची पैदा नहीं हुई थी। उस रात एक ऐसी तबाही ने जन्म लिया था जो सब कुछ वक्त आने पर तबाह कर देगी, और वो बहुत लोगों के जीने की वजह भी बनेगी। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी। सिंघानिया हवेली की ऊंची दीवारों के अंदर एक बहुत ही दबी दबी चीख गूंज रही थी, और बारिश ऐसे हो रही थी जैसे कि उस औरत के दर्द से प्रकृति को भी दर्द हो रहा हो। उसी हवेली के एक अंदरूनी कमरे के एक सबसे पीछे वाले रूम में एक बहुत ही खूबसूरत औरत बेड पर लेटी हुई थी। और उसी के पास लगभग 40 साल की उम्र वाली एक औरत खड़ी थी, जो कि उस औरत के पेट से 8 महीने के बच्चे को निकाल रही थी। वो बेड पर जो लेटी हुई थी वो उस औरत के हाथ पैर बांधे हुए थे, और शायद हवेली में कोई नहीं था, वरना कोई और होता या कोई भी इंसान होता तो उस औरत की तकलीफ़ को देखकर उसकी भी रूह कांप जाती। पर वो जो औरत वहाँ खड़ी थी उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, जैसे कि उसके अंदर दिल ही ना हो, दिल की जगह पत्थर धड़क रहा हो उसके दिल की जगह। ऐसे ही वो इमोशनलेस होकर, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि ये काम करने के बाद उसे पता नहीं क्या मिल जाएगा, उसके बरसों की मुराद पूरी हो जाएगी। ऐसा उसके आंखों में चमक दिख रही थी। वो बेड पर जो औरत लेटी हुई थी वो बार बार चिल्ला रही थी कि मत करिए दीदी ऐसा, ये बच्चा आपका भी तो है, ये इस ख़ानदान का पहला बच्चा है, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको मारना है तो मुझे ही मार दीजिए, पर मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिए। अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है, ये 8 महीने का बच्चा है, इसे कुछ हो जाएगा, आप मत करिए ऐसा। पर उस औरत के कानों में जैसे जू तक नहीं रेंग रही थी। वो औरत कहती है, राधिका, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। पहले तो मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया, उसके बाद बड़ी पुतौ मैं हूँ, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, पर तुम पहले बच्चा दे रही हो। ऐसा कैसे तुम कर सकती हो? तुमने आज तक मेरी हर चीज़ छीनी है। कहने को तो तुम मेरी चचेरी छोटी बहन हो, पर तुमने आज तक मेरी हर चीज़ छीनी है। जो मुझे चाहिए था वो तुम्हें मिला, खूबसूरती में भी तुम मुझसे आगे थी, और इस बच्चा पैदा करने में भी। पर मैं ये नहीं होने दूँगी। ये सारी प्रॉपर्टी मेरी और मेरे बच्चों की होगी। ऊपर से मेरे पति का भी इसमें कोई हिस्सा नहीं है, सब तुम्हारे और तुम्हारे पति का है। वो औरत बार बार चिल्ला रही थी कि मत दीदी, आप ऐसा मत करिए दीदी, ये बच्चा आपका भी तो है, आप ऐसा कैसे कर रही हैं? प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, आप जो चाहेंगी मैं आपको दे दूँगा, पर प्लीज़ इस बच्चे को छोड़ दीजिए। पर वो औरत कहती है कि तुम ज़िंदगी भर तो मुझे देते ही आई हो, पर अब नहीं, अब मैं छीनूँगी। जो सब कुछ मेरा है वो सब मैं छीनूँगी, वो सब तुमसे मैं छीन लूँगी जो मुझे चाहिए था, वो मेरा होना चाहिए था। और तुम्हारा पति भी मैं तुमसे छीन लूँगी। वो मेरा नहीं हो सका तो क्या हुआ, अब वो किसी का नहीं होगा। आज तुम्हारी भी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, और तुम्हारे पति का भी। मैंने उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया है, जिसकी वजह से कुछ देर में वो भी मर जाएगा, और इस तूफ़ानी बारिश में उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। तुम्हें पता है ना वो कहाँ गया है? ये सुन के उस औरत के जैसे शरीर में जान आ जाती है। साफ पता चल रहा था कि वो औरत अपनी पति से कितना प्यार करती है। वो औरत चिल्लाते रह जाती है कि मत करिए ऐसा, मत करिए ऐसा। पर इस औरत को ज़रा से भी तरस नहीं आती उस औरत पर। 20 साल बाद लंदन, लगभग रात के 2 बज रहे थे। पूरा एरिया सुनसान था।
उसी सुनसान एरिया में एक चीखती हुई आवाज़ होती है और वहाँ पर एक ब्लैक कलर की कार रुकती है। उसके साथ साथ पीछे 2-3 कारें और भी रुकती है और बॉडीगार्ड्स निकलते हैं और सबसे आगे जो ब्लैक कलर की कार थी उसका पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलते हैं। उससे एक चमचमाता जूता बाहर आता है और साथ ही साथ एक इंसान। उस इंसान ने पूरे ऊपर से नीचे तक ब्लैक पहना हुआ था और उसने ऊपर ब्लैक कोट भी डाला हुआ था और उस इंसान ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, पर फिर भी वो इंसान अपनी खूबसूरती नहीं छिपा पा रहा था। उसकी आंखें देखकर कोई भी बता सकता था कि वो कितना खूबसूरत है। उसकी आंखें बिल्कुल गहरी नीले रंग की थी, जैसे कि कोई किसी समुद्र को देख रहा हो। अगर एक बार कोई उस आँखों में देख ले तो उसका मन ना करे आँख हटाने की। उसका मन ना करे कि वो इस आँखों को अपने चेहरे से ओझल होने दे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो आँखों में आँखें डाल सके। यहाँ तक कि किसी की ये भी हिम्मत नहीं थी कि वो सर उठाकर उस चेहरे तक भी अपनी नज़र ले जा सके। हालांकि उस चेहरे पर हर हमेशा मास्क लगा हुआ रहता था, पर फिर भी किसी को इजाज़त नहीं थी कि वो उस मास्क को भी देख सके। कुछ देर में वही इंसान एक बड़ी सी बिल्डिंग में जाता है और उसके पीछे उसका असिस्टेंट कीफर भी जाता है और लगभग 2 घंटे बाद वो इंसान उस बिल्डिंग से निकलता है और फिर से वो अपनी कार पर बैठ करके अपने घर की तरफ निकल जाता है। लगभग सुबह के 5 बजे वो इंसान अपने घर पहुंचता है और वो पीछे के गेट से होते हुए अपने रूम में चला जाता है और वो अपने रूम में जाकर वो शावर लेता है और ड्रेस चेंज करता है। अब वो आईने के पास बैठकर अपने बाल सुखाने लगती है। जी, ये और कोई नहीं यशी सिंघानिया थी। वैसे तो इन्हें यहाँ लंदन में डेविल प्रिंसेस के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये डेविल वाले काम ही करती थी। ये बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थी और इनकी खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा थी। वैसे तो ये अभी एक नॉर्मल बिजनेस वूमेन थी, बट किसी को नहीं पता था इस बिजनेस वूमेन के अंदर का राज। किसी ने डेविल प्रिंसेस को देखा नहीं था, सब बस अंदाज़ा ही लगा सकते थे उनकी खूबसूरती की, पर वो देख नहीं सकते थे कभी। कुछ देर में एक सर्वेंट आती है, यशी को नीचे बुलाती है। यशी रेडी होकर नीचे जाती है। उसने अभी नॉर्मल वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था। इसमें भी वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। इस वक्त वो क्यूट लग रही थी, पर पहले वो डेंजर लग रही थी। वो नीचे जाती है और वो देखती है कि किचन में उसके अंकल, वैसे तो उन्हें डैडू बोलती थी पर वो उसके अंकल थे, रमन सिंघानिया। यशी को ये नहीं पता था कि उसके मॉम डैड कौन है और उसने ये पता लगाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, पर शायद बहुत ही एहतियात से और बहुत ही मेहनत से उसकी पहचान छुपाई गई थी। उसने बहुत बार जानने की कोशिश की कि कौन है उसके मॉम डैड, कौन है, वो कहाँ से आई है। इतना तो उसे पता था कि वो इंडियन है, क्योंकि वो लोग घर पर हिंदी में ही बात करते थे और ज़्यादातर उनके घर में इंडियन फूड ही बनता था, जो कि यशी को बहुत ज़्यादा पसंद आता था, जो कि उसके अंकल ही बनाते थे। वो उन्हें डैडू कहती थी। रमन जी, अरे उठ गया मेरा बच्चा। जी डैडू, वैसे आपने आज क्या बनाया है? मैंने तो आपके लिए आलू का पराठा बनाया है। अब अच्छा, आप जल्दी जल्दी खाइए और फिर आपको ऑफिस भी निकलना है ना। हाँ डैडू, आप भी चल रहे हैं ना ऑफिस? नहीं बेटा, मुझे यहाँ कुछ काम है। नो डैड, आप मुझे पता आप ऑफिस क्यों नहीं जा रही, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था मुझसे कि हम ऑफिस जाएंगे, उस ऑफिस के बाद हम घूमने के लिए जाएंगे, इसलिए आप नहीं जा रहे हो ना। अरे नहीं बच्चा, आपको पता ना कि डैडू आपसे कितना प्यार करते हैं, पर काम है ना, वरना आई प्रॉमिस हम कल घूमने चलेंगे। ओके आई नो, मैं समझती हूँ आपको काम रहता है, पर अब मैं देख रही हूँ आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। कहीं गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली आपने? हट बदमाश, ऐसी बातें करते रहती हो। और इस बुढ़े को कौन पसंद करेगा? आप क्या बात कर रहे हो डैडू? आपको पता है अभी भी मेरे फ्रेंड्स आपको देखती हैं और पूछती हैं तो कि ये तुम्हारे भैया हैं, इनकी शादी हो गई। आपसे ना बातों में कोई नहीं जीत सकता। अच्छा, आप जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए, फिर आपकी नानी भी
आज छुट्टी पर है। ओके, छुट्टी पर है, ओके। और आपकी फ्रेंड ने कॉल किया था, आपने अपना कॉल नहीं उठाया? नहीं, वो आई थिंक वो साइलेंट पे था, मुझे सुनाई नहीं दिया। ओके, आप अब उनसे बात कर लीजिएगा और फिर ऑफिस चले जाइएगा। मैं चलता हूँ। ओके, पार्क पर आपने ब्रेकफास्ट किया? नहीं बेटा, मुझे ब्रेकफास्ट करने का ज़रा सा मन नहीं है। ऐसे कैसे मन नहीं है, आप ब्रेकफास्ट कीजिए। यशी उन्हें बैठाकर ब्रेकफास्ट करवाती है। कुछ देर में वो भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है और रमन सिंघानिया भी अपने काम में निकल जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, यू लिसनिंग माई स्टोरी। आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है।